नमस्कार सभी को। हमारे साथ कमलापति फाउंडेशन, पंडित कमलापति फाउंडेशन 2020 में हम लोग एक व्याख्यान की सीरीज स्टार्ट किया है हमने। और आज व्याख्यान के प्रथम चरण में मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज बाबू के बारे में, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे काशीवासियों को बताएं कि कैसे थे हमारे बाबू। धन्यवाद ऋषि जी। मैं सबसे पहले पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं और साथ ही मैं अभिनंदन करता हूं पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की इस पहल का, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के जो बहुआयाम हैं, उन सब को फोकस करने के लिए एक व्याख्यान श्रृंखला का नियोजन किया है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। मैं इस वेब समागम में पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की इस पहल के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का, पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राजेश पति त्रिपाठी जी की ओर से भी अभिनंदन करता हूं। पंडित कमलापति त्रिपाठी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक मूर्धन्य राजनेता थे, एक प्रशस्त पत्रकार और संपादक थे, एक अच्छे संसदविद थे, एक अच्छे जनप्रतिनिधि थे, एक समर्पित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और विकास एवं मूल्यपरक राजनीति के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपने 70 वर्षों का सार्वजनिक जीवन पूरी वैचारिक एकनिष्ठा के साथ जिया। पंडित कमलापति त्रिपाठी को काशी के लोग अपना गौरव कहते हैं। काशी उन्हें ही अपना गौरव मानती है जिनके व्यक्तित्व के आलोक से राष्ट्रीय क्षितिज शोभायमान होता है। पंडित कमलापति त्रिपाठी का व्यक्तित्व का निर्माण उनके जन्म से लेकर के भारत की राजनीति में गांधी युग के उत्कर्ष तक आते आते होता है और उसके साथ गांधी युग के साथ उस राष्ट्रीय प्रवाह में बह करके उनका व्यक्तित्व निखरता है और उनका कृतित्व और उसके विविध आयाम प्रस्फुटित होते हैं। उनका जन्म काशी में ऋषि पंचमी के दिन 3 सितंबर को हुआ था और आज से शुरू यह व्याख्यान माला 3 सितंबर तक चलने वाली है। काशी में 1905 में उनका जन्म हुआ था। 1905 राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक लैंडमार्क है, जहां से राष्ट्रीयता के एक उग्र चेतना का उत्कर्ष भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में होता है। और 1905 बनारस के इतिहास में भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि 1905 में उनके जन्म के चंद महीने बाद ऐतिहासिक बनारस कांग्रेस हुई थी, जब कांग्रेस ने बनारस पे ही गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बैठ करके कुछ ठोस संकल्प पारित किए थे। स्वतंत्रता के उस संघर्ष के कुछ ठोस लक्ष्य निर्धारित किए थे। स्वशासन की बात हुई थी, स्वदेशी की बात हुई थी और वो जो एक युग परिवर्तन का एक मील के पत्थर सदृश समय था, उस समय उनकी पैदाइश काशी के एक अत्यंत कुलीन और सनातनी पांडित्य परंपरा के धनी परिवार में होता है,
जिसकी लगभग 400 वर्षों से लंबी विरासत रही है, काशी की पांडित्य परंपरा में अपनी प्रतिष्ठा की। जिस समय पंडित कमलापत त्रिपाठी होश संभालते हैं, काशी में दो तरह की वैचारिक परंपराएं या दो तरह के वैचारिक स्कूल काम कर रहे थे। एक तो सनातनी पांडित्य परंपरा का स्कूल था, जिसकी आधुनिक चेतना का प्रतिनिधित्व महामना मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक बुद्धिवादी स्कूल था, जिसमें डॉक्टर भगवान दास जी, शिव प्रसाद गुप्त जी, आचार्य नरेंद्र देव से संपूर्णानंद आज तक एक बुद्धिवादी स्कूल की धारा काशी में कार्य कर रही थी। पंडित जी का अपनी जो उनकी कुल परंपरा थी, जो सनातनी पांडित्य परंपरा की धनी थी, उसका भी प्रभाव उनके व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर पड़ता है, और उसके साथ ये काशी की जो चिंतन परंपराएं उस दौर की थी, उससे भी वो प्रभावित होते हैं। उनमें अपनी मूल जड़ों के साथ जुड़े रह करके युग संदर्भ के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की एक समन्वयी गतिशीलता का भाव और इस प्रकार की चेतना बहुत गहरी थी। आजकल एक भ्रम बहुत व्यापक है कि परंपराएं कहीं न कहीं आधुनिकता का निषेध करती हैं और आधुनिकता परंपरा का स्पीड ब्रेकर है, उसका अवरोधक है। लेकिन पंडित कमलापत त्रिपाठी का व्यक्तित्व इस बात का साक्षी, इस बात का गवाह है कि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं होता। इनमें एक वैज्ञानिक तालमेल की चेतना होती है, जो विवेक से निर्धारित होती है, और पंडित कमलापत त्रिपाठी इसी तरह के समन्वयी गतिशीलता के व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि वो भारतीय परंपरा और उसके आधुनिकी के एक सशक्त पुल जैसा उनका व्यक्तित्व था। वो काशी की संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा था, वो सब पंडित कमलापत त्रिपाठी में अभिव्यक्त होता था। राष्ट्रीय क्षितिज पर वो काशी की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर थे। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उनका अपना जो परिवार था, अपनी जो कुल परंपरा थी, वो बड़ी समृद्ध पांडित्य परंपरा से जुड़ा हुआ कुल था काशी का। और जहां उनके पिता पंडित रामानंद त्रिपाठी और उससे पहले के पूर्वज थे, वहीं जो उनका मातृकुल था, उनके जो नाना थे पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर शिव कुमार शास्त्री न हुए होते तो आज उत्तर भारत में जो वजूद है संस्कृत भाषा का, वो बचा न होता। सारे देश में संस्कृत के पांडित्य जगत में जो रूलिंग देने वाली संस्था रही है काशी विद्वत परिषद, उसके वो संस्थापक पंडित शिव कुमार शास्त्री जी। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। वो उनका जो मोहल्ला है, पहले घाट पर आकर के बसे थे, और औरंगाबाद उस मोहल्ले का नाम पड़ा औरंगजेब के आने के बाद। और उसके बड़े भाई दारा शिकोह आए थे काशी। वेदांत दारा शिकोह आया तो सभी पंडितों ने एक किसी विधर्मी को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। वो पंडित रामानंद पति त्रिपाठी से, जो पंडित कमलापत त्रिपाठी के पूर्वज थे, उनसे मिला और उन्होंने उसे संस्कृत और वेदांत पढ़ाया। विरोध भी हुआ काशी में, लेकिन उन्होंने डंके की चोट पर यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान की पिपासा लेकर के हमारी ड्योढ़ी पर आता है तो उसे शिक्षा का दान देना ही ब्राह्मण धर्म है, और मैं इस धर्म से विमुख नहीं हो सकता।
उसके कहने पर एक ग्रंथ भी लिखा था उन्होंने, विराट विवरणम। तो इस तरह से अपनी मूल परंपरा के साथ जुड़े रह करके युग संदर्भ से जुड़ने की एक समन्वयी गतिशीलता का संस्कार उन्हें अपनी कुल परंपरा से मिला था। उस कुल ने केवल दारा सिखों को पढ़ाया ही नहीं था। जब काशी में भूमिगत थोड़ा जीवन बीता था शिवाजी महाराज का, तो ललिता घाट का जो घर था त्रिपाठी परिवार का, वहां उन लोगों ने उनको रखा था। तो इस तरह से अपने युग की सभी चेतनाओं के साथ अपनी मूल परंपरा से जुड़े रह करके आगे बढ़ने के एक समन्वयी चेतना उनमें थी। इसीलिए भारतीय राजनीति में जो उनका व्यक्तित्व था वो बेहद धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व था, और जितना धर्मनिष्ठ था उतनी ही आक्षेप रहित उनकी राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की निष्ठा थी। पंडित कमलापत त्रिपाठी राजनीति में गांधी युग की उपज थे। गांधी 1915 में जब हिंदुस्तान लौटते हैं और 1916 के चंपारण के सत्याग्रह का जो प्रयोग हुआ, जिसमें उन्होंने भारत में पहला सफल परीक्षणात्मक प्रयोग सत्याग्रह की अणुशक्ति का किया और बाद में उसे नेशनल कैनवास पर उतारने का काम किया असहयोग आंदोलन के माध्यम से। असहयोग का कार्यक्रम, यह सौभाग्य है काशी का कि काशी में ही सबसे पहले उसकी स्वीकृति कांग्रेस पे होती। 30 मई सन 1920 हिंदू स्कूल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी। लाला लाजपत राय उन दोनों अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और उस बैठक में जलियांवाला बाग कांड की जांच रिपोर्ट के बाद गांधी की पहले से नोटिस थी, उनका असहयोग का जो युगांतकारी प्रस्ताव था वो कांग्रेस के सामने पेश हुआ था। वहां मतभेद था। खुद महामना मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसी साल बाद में उनका देहांत होता है, खुद लाला लाजपत राय, ये सब लोग असहयोग के कार्यक्रम के खिलाफ थे। लेकिन वो कार्यक्रम अध्यक्ष की अनुमति से वर्किंग कमेटी में पेश हुआ और बहुमत से स्वीकृत हुआ। वहीं यह तय हुआ कि इस कार्यक्रम को अनुमोदन के लिए कांग्रेस का महाधिवेशन बुलाया जाए, और विशेष अधिवेशन कांग्रेस का सितंबर के महीने में कलकत्ता में आहूत हुआ। वो जो बैठक थी, उस बैठक के मुख्य कक्ष में महामना मालवीय के साथ अपने और अपने परिवार के संपर्कों की कृपा का परिणाम था कि पंडित कमलापत त्रिपाठी की ड्यूटी, क्योंकि उसी स्कूल में वो पढ़ते थे, वहां उनकी ड्यूटी एक पानी पिलाने वाले वॉलेंटियर के रूप में लगी थी उस मुख्य कक्ष में जिसमें बैठक चल रही थी, जहां वो स्कटवट बदलते हुए इतिहास की गवाही उस छोटी उम्र में पंडित कमलापत त्रिपाठी दर्ज कर रहे थे, महज 14 साढ़े 14 साल की उम्र में। और वो जो इतिहास, करवट बदलते भारत के इतिहास का जो साक्ष्य था, उसे पंडित कमलापत त्रिपाठी अपने सार्वजनिक जीवन यात्रा का उद्घाटक बिंदु माना करते थे। वहां से पूरे 70 साल का सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया 1990 तक, और इस 70 साल में कई एक पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया। नेतृत्व की कम से कम 5 पीढ़ियां गुजरती हैं। बड़े इस 70 साल की लगातार राजनीतिक यात्रा में, सार्वजनिक जीवन यात्रा में, जीवन में कितने दोराहे, कितने तिराहे और कितने चौराहे आते हैं, जिसमें एक मतभ्रम होता है कि दाएं जाए या बाएं जाए या सीधे चले। लेकिन ऐसे हर जहां विकल्प के चुनने में दिक्कत और द्वंद्व आता है, ऐसे हर अवसरों पर पंडित कमलापत त्रिपाठी ने जो रास्ता चुना वो भारत की राजनीति की मुख्य धारा का रास्ता साबित हुआ। ये इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में जो उनका कौशल था उसका परिणाम था। ये एक इतिहास के विद्यार्थी के पास ये समझ होती है कि वो भविष्य के भी सही फैसले अपनी एनालिसिस के माध्यम से ले सकता है। और
पंडित कमलापत त्रिपाठी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, हिंदू स्कूल, उसके छात्र थे। जब असहयोग का कार्यक्रम कलकत्ता में भी स्वीकृत हो गया, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसकी शुरुआत भी बनारस से हुई। उन सबके मित्र और समवयस्क थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने असहयोगी संस्कृत छात्र समिति बना करके बनारस में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की परीक्षाओं का बाइकआउट कराया था, और मैं समझता हूं कि वो अग्रणी आंदोलन था असहयोग का देश में। महात्मा गांधी फिर काशी लौटे थे और काशी आए थे वो असहयोग के कार्यक्रमों पर काशीवासियों को उसकी रीति नीति समझाने के उद्देश्य से। क्या खूबसूरती होती थी जो हमारे राष्ट्रीय महानायक थे। मालवीय जी के साथ मतभेद था क्योंकि असहयोग में बाइकआउट भी शामिल था, और बाइकआउट होता तो काशी हिंदू होना था, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी होना था, क्योंकि हर उस शिक्षा संस्था के बाइकआउट का फैसला था जो सरकार के द्वारा संचालित थी या जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ करता था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिलता था। तो मालवीय जी महाराज की सीधी असहमति थी गांधी के बाइकआउट के फैसले। लेकिन जब आए बापू तो मेहमान किसके बने, घर में किसके रुके? मालवीय जी महाराज के। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी बताया करते थे कि गांधी जी से मिलने के लिए मालवीय जी के घर पे मालवीय भवन जाना पड़ता था, और वहां जाने पर गांधी जी के कक्ष में जाने से पहले जो कक्ष पड़ता था उसमें मालवीय जी महाराज बैठे होते थे। स्वाभाविक है कि गांधी जी के पास पहुंचने से पहले मालवीय जी का पांव छूना पड़ता, और मालवीय जी समझाते थे कि गांधी के चक्कर में मत पड़ो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर उसके बाद देश का काम करना। और जब गांधी के पास जाते थे तो वो कहते थे आज का युग धर्म है कि ये असहयोग का आंदोलन में जो बाइकआउट का कार्यक्रम है इसमें हिस्सा लो, और सरकार के द्वारा अनुदानित और संचालित शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। तो ये फिर लौट करके मालवीय जी का पांव छू करके लौटते थे। गांधी जी ने काशी के लोगों को समझाने के लिए असहयोग के कार्यक्रम की एक सभा भी की थी, और उसे हिंदू स्कूल के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 2 मंजिले के ऊपर जो सभागार था उसमें वो सभा हुई थी। बहुत छोटी उम्र थी, 15 वर्ष की उम्र पंडित कमलापत त्रिपाठी की और उनके बाल सखा पांडे बेचन शर्मा उग्र की, और वो दोनों दोस्त गांधी जी को सुनने के लिए वहां गए थे। और गांधी जी, उग्र जी ने लिखा है कि बड़ी सुतर्कित रीत से बापू समझा रहे थे असहयोग के बारे में। जब उनका भाषण खत्म हुआ और वो बाहर निकले तो लपक करके इन दोनों किशोरों ने, पंडित कमलापत त्रिपाठी और पंडित पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, उनके एक एक पांव पकड़ लिए थे, और वहां से स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने के एक संकल्प के साथ जीवन का एक नया अध्याय पंडित कमलापत त्रिपाठी के उस किशोर वय अवस्था में शुरू होता है। थोड़े ही दिनों बाद प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ पर्चियां बांटते हुए दोनों में शर्त लगी थी, दोनों दोस्तों में 5-5 रुपए की, कि देखे कौन पहले जेल जाता है। पांडे बेचन शर्मा पहले जेल चले गए, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ जयनारायण कॉलेज के चबूतरे पर बैठ करके पर्चियां बांट रहे थे कमलापत त्रिपाठी जी, और वहां पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है। उस छोटी उम्र में माफी मांगने से इनकार करने पे मजिस्ट्रेट ने 3 महीने की सजा और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सेंट्रल जेल में बनारस के वो सजा उन्होंने काटी, और वहीं जब जेल में थे तो वहां जेल के अस्पताल में बाद में वो चंद्रशेखर आजाद से भी मिले, क्योंकि वहीं उनके रहते उसी समय चंद्रशेखर आजाद को, जो उम्र में थोड़े 1-2 साल और छोटे थे इन लोगों से, और उसी काशी विद्यापीठ में वो भी बाद में दाखिल हुए थे, जहां पंडित बीएचयू छोड़ने के बाद आचार्य कृपलानी के साथ जो निकले थे पंडित कमलापत त्रिपाठी वगैरह सब लोग दाखिल हुए थे, क्योंकि काशी विद्यापीठ ऐसे ही लोगों के लिए खुला था। गांधी की वो राष्ट्रीय शिक्षा
के आंदोलन की संस्था थी। तो वहां उनको 12 वेद की सजा वहीं पे सेंट्रल जेल में हुई थी चंद्रशेखर आजाद को। तो जब उनका उपचार जेल के अस्पताल में चल रहा था तो पंडित जी जा करके उनसे त्रिपाठी जी वहां मिले भी थे। तो वहां से इसके बाद जब जेल से छूट करके आते हैं तो पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की माता जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, खान पान सब भ्रष्ट हो गया, जेल जाने से पिताजी तुम्हारे बड़े दुखी हैं, तुमको पंचगव्य करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन जिस समन्वयी चेतना की बात मैं आपसे कर रहा था उसका स्वरूप आप देखें। उन्होंने कहा कि मैं पिताजी से पूछ लूंगा, अगर वो आदेश करेंगे तो पंचगव्य पी लूंगा। और जब पिताजी से पंडित नारायणपति त्रिपाठी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों दुखी होने जाऊं और पंचगव्य पीने के लिए भी मैं क्यों कहूं, तुम तो जेल काट करके आए हो, राजदंड मिला है तुम्हें, मनुस्मृति में तो लिखा है कि राजदंड पाने वाले के 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो ठीक है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ। मालवीय जी ने मुझसे कहा था कि एक बेटा अपना देश के काम के लिए दे दो, मैंने तुम्हें दे दिया है। तो इस तरह से किस तरह से अपनी प्रतिबद्धताओं, शास्त्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ जो सनातन धर्म की थी लेकिन युग संदर्भ से जुड़ने की चेतना दिखाई देती है। तो उस कुल परंपरा से जुड़े हुए पंडित कमलापत त्रिपाठी महामना मालवीय से होते हुए महात्मा गांधी से जुड़ जाते हैं और इस तरह उस धारा से जुड़ जाते हैं जो धारा स्वतंत्रता के संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक ले जाती है। वो कहा करते थे पंडित जी कि गांधी जी तो पारस पत्थर थे जिन्हें छू करके साधारण से साधारण आदमी भी महामानव बन गया उस दौर में। जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है चौरी चौरा कांड के बाद, असहयोग आंदोलन जब वो रोक देते हैं और उसके बाद 1922 की गया कांग्रेस होती है तो वहां भी पंडित कमलापत त्रिपाठी शायद जीवन में पहली बार किसी कांग्रेस में गए थे। वो अभी उनकी उम्र नहीं थी वहां अधिवेशन में डेलीगेट बनने की, लेकिन जेल गोर होने के नाते उनको डेलीगेट का दर्जा अधिवेशन में प्राप्त हुआ था। और वहां क्लियर कट मतभेद और विभाजन वहां भी दिखाई देता था। चित्तरंजन दास से लेके मोतीलाल जी तक एक बड़ा नेतृत्व समूह था जो समूह असहयोग को कंटिन्यू करने के खिलाफ था। वो चाहता था कि धारा सभाओं का चुनाव लड़ करके धारा सभाओं में जाया जाए और वहां पर अपना पक्ष रखा जाए। तो लेकिन जो गांधी के लोग थे वो असहयोग जारी रखने के पक्षधर थे और पंडित जी कहते थे कि वहां जो द्वंद्व और बहस चल रही थी उसमें मेरी भावना पूरी तरह असहयोग और गांधी के पक्ष में थी और अंततः डोमिनेंट मेजॉरिटी से, बहुमत से फैसला भी गांधीवादियों के पक्ष में ही होता है। वहां फिर असहयोग के बाद एक बार फिर उत्तेजित होता है भारत की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन जब साइमन कमीशन आता है। और जब साइमन कमीशन बनारस आया था तो उस समय भी बनारस में भी उसका बहुत अच्छा विरोध हुआ था और उस विरोध को नियोजित करने वाले जो स्थानीय नेतृत्व मंडली थी, उस मंडली में पंडित कमलापत त्रिपाठी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। फिर 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में भी वो गए थे जहां नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी और पंडित जी बताया करते थे, ये बातें उन्हीं से मैंने सुनी थी, कि वहां लगता था कि इतना मतभेद है कि नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो जाएगी जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि भारत का संविधान कैसा हो। जब साइमन कमीशन का हम बाइकआउट कर रहे हैं तो हम तो बताएंगे संविधान कैसा हो, इसी भावना से नेहरू कमेटी बनी थी और वो रिपोर्ट वहां सबमिट हुई थी। लेकिन खुद जवाहरलाल जी उसके खिलाफ थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खिलाफ थे, क्योंकि बनारस कांग्रेस का जो संकल्प था स्वशासन का वही उस समय तक कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य था और उसी के दायरे में एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस का ढांचा सुझाया गया था नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन नई पीढ़ी का नेतृत्व अब चाहता था कि पूर्ण स्वाधीनता के नीचे कुछ नहीं। लेकिन
पंडित कमलापत त्रिपाठी जी ने कई बार यह बात बताई थी कि लगता था मतदान होगा सवेरे 31 दिसंबर को, लेकिन सवेरे सवेरे गांधी जी का भाषण हुआ और उन्होंने कहा कि आप लोग इसे स्वीकार कर लीजिए, एक शर्त के साथ कि सरकार अगर 1 वर्ष में इस रिपोर्ट को लागू कर दे तो ठीक, नहीं तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प और संघर्ष के लिए स्वतंत्र होंगे। वो 1 साल का अल्टीमेटम 1929 में 31 दिसंबर की आधी रात के बाद पूरा होता था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू वहां अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर में 1929 की कांग्रेस के, वहां भी पंडित कमलापत त्रिपाठी थे। जब रावी के तट पर बैठ करके कांग्रेस आधी रात के बाद तक बैठी रही और 1930 का पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प पारित हुआ और उसके बाद फिर नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी ने अप्रैल में की। ये नमक सत्याग्रह में भी पंडित कमलापत त्रिपाठी जेल गए। 2 राउंड में नमक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, दोनों राउंड में पंडित कमलापत त्रिपाठी जेल जाते हैं। जब दूसरे राउंड में वो जेल में थे और बनारस के चौका घाट जिला जेल में वो बंद थे, तो वहां शिवरात्रि का दिन था, उनका झगड़ा हो गया जेलर से। बड़ा कुर्राट कोई जेलर था और उसके हाथ में एक रूल था, उसने रूल ताना तो इनको लगा कि आज व्रत हूं, शिवरात्रि के दिन ये मारेगा। शरीर से हट्टे कट्टे थे, वो रूल झपट करके उससे छीन लिया उन्होंने। तो उस जेलर को लगा कि ये मारेंगे, तो वो भागा और भाग करके सीधे शाम का समय था, अपने दफ्तर में बैठा और उसने उसी समय उनकी चालान लखनऊ कैंप जेल के लिए काट दी और उसी रात उनकी चालान बरेली पैसेंजर से लखनऊ के लिए रवाना कर दी। लखनऊ जाते समय बगल के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में शिव प्रसाद गुप्त की पत्नी भी थी, जो उनसे मिलने जा रही थी, जो लखनऊ जिला जेल में बंदी थे। वो एक स्टेशन पे मालूम पड़ने पर पंडित कमलापति जी को देखने आई और कहीं कि आपको ठंड लग रही होगी, बड़ा फटा कंबल है ये तो उन्होंने कहा कैदी हूं। फिर उन्होंने एक अच्छा कंबल भिजवा दिया। बाद में लखनऊ सेंट्रल जेल में वो कैंप जेल में बंद थे, छोटी छोटी बैरकें, टीन शेड, और उस कैंप जेल में थोड़ी दिन में गर्मियां आ गई। बताते थे कि बड़ा कष्ट होता था। लेकिन एक दिन नवाब छतारी आए, जो गृह मंत्री भी थे, विजिट पे, और उन्होंने देखा इनको, कहा पंडित तुम यहाँ? तो बोले आपका कैदी हूं। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन लौट करके उन्होंने आदेश कर दिया और उन्हें जिला जेल में लखनऊ के शिफ्ट कर दिया गया। और जब शिव प्रसाद जी को पता चला तो उन्होंने अपने साथ 20 श्रेणी में रखवा लिया, जहां उनके खाने पीने का अलग से प्रबंध होता था और हर हफ्ते सब सामान लेकर के उनकी धर्मपत्नी आया करती थी काशी से। एक बार वो आई, पंडित जी को उन्होंने वहां देखा तो खुश हुई। जो लौटते समय उन्होंने पूछा शिव प्रसाद जी से कि और कोई सामान की जरूरत हो तो भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सब तो है, ये कमला पान बहुत खाता है, इसी की इसको लगता है दिक्कत होती है। तो पंडित जी बताते थे कि अगले हफ्ते से जब वो आने लग गई तो पूरा एक एक ढोली मगही पान लेके आती थी। तो बोले मैं बड़ा भाग्यशाली था, जेल में भी था तो मगही पान चाभा करता था। वहां से शिव प्रसाद जी पहले रिहा होते हैं, पंडित कमलापत त्रिपाठी बाद में रिहा होते हैं। और जब वो रिहा होकर के काशी आते हैं तो औरंगाबाद में अपने घर पे उनको संदेश मिलता है शिव प्रसाद जी का, और वो उनसे मिलने जब उनके यहाँ सेवा उपवन जाते हैं तो उन्होंने आदेश किया कि बाबूराव मिश्र परालकर से मिल लो। और परालकर जी से मिलने जब आज अखबार गए, उस संपादकाचार्य से मिले, तो उन्होंने कहा वो सामने के टेबल पर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठे रहे, मुझे करना क्या है? बोले आज से तुम प्रशिक्ष सहायक संपादक हो, 3 महीने के काम के बाद नियमित हो जाओगे, आज से तुमको यहाँ काम करना है। वहां से उनकी पत्रकारिता का जीवन 1932 में शुरू होता है। और थोड़े दिनों बाद, कुछ ही दिनों के 1-2 साल के बाद ही प्रिंट लाइन पर भी अखबार में उन्हीं का नाम परालकर जी छपवाने लगते हैं संपादक के रूप में। एक दिन हुआ यूं कि परालकर जी अपना कोई अधूरा अग्रलेख छोड़ करके चले गए, तबीयत खराब हो गई। 1 पैराग्राफ लिखा था, 3 पैराग्राफ तो उस जमाने में अग्रलेख लिखे जाते थे संपादकीय। और वो कमलापत त्रिपाठी जी जब पहुंचे दफ्तर तो उन्हें आदेश हुआ कि परालकर जी वो अधूरा अग्रलेख छोड़ करके गए हैं और उन्होंने कहा कि कमला आए तो उनसे कहना इसे पूरा कर देंगे। पसीना छूटने लगा।
परालकर जी के अधूरे लेख को पूरा करना साधारण बात नहीं थी। आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम पर वो अग्रलेख था और उसे उन्होंने पूरा किया। और दूसरे दिन जब परालकर जी आए तो बड़े खुश, और उसी दिन से उन्होंने आदेश कर दिया कि प्रिंट लाइन पर कमलापत त्रिपाठी का नाम छपा करेगा। वहां से उनकी पत्रकारिता की यात्रा चली, आगे बढ़ी और अपने जमाने के प्रशस्त पत्रकार और संपादक और परालकर जी की शिष्य परंपरा के में सबसे अग्रणी संपादक के रूप में उन्हें बहुत यश प्राप्त हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो उसमें भी जेल गए। 10 से 11 महीने की जेल काटी उन्होंने मिर्जापुर जिला जेल में, और वहां बड़ा एक प्रशस्त ग्रंथ उन्होंने टर्की के इतिहास पर लिखा, चीन और चांग। उससे पहले उनका विद्यापीठ का जो डिसर्टेशन था वो किताब के रूप में सन 20 के दशक में छप चुका था, जहां वो विद्यापीठ में सन 25 में निकले थे शास्त्री की डिग्री लेकर के। और वहीं पे फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय चला करता था काशी विद्यापीठ से, शिवप्रकाश जी ने उन्हें कार्यालय का प्रभार सौंप दिया था। तो इस तरह से कांग्रेस के कामों से सक्रिय रूप से उसी समय से जुड़ चुके थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी 1940 में जेल काटी उन्होंने। और फिर 1942 का जो निर्णायक अगस्त क्रांति का सत्याग्रह था, जब उसका दौर आता है तो अगस्त से पहले संभवतः जुलाई के महीने की किसी तारीख में जवाहरलाल जी ने उनको बुलाया था फोन करके। और जब ये इलाहाबाद गए और स्वराज भवन में नेहरू जी से मिले तो उन्होंने कहा था कि कमला मुझे नहीं पता वो महात्मा क्या करने वाला है, लेकिन कुछ न कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ी लड़ाई कोई शुरू होने वाली है, बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला है। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे अखबार की पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में जहां जहां तक पहुंच है, लोगों को मानसिक रूप से किसी बड़े संघर्ष के लिए तैयार करके रखो। और पंडित कमलापत त्रिपाठी ने लौट करके बंबई अधिवेशन में जाने से पहले दागते हुए अग्रलेखों की जो माला स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उसके गले में वरमाला की तरह डाली थी, वो हिंदी पत्रकारिता की अक्षय निधि कहे जा सकते हैं। वो जब उनको जाना था, 8 अगस्त का जो बंबई का अधिवेशन था, ऐतिहासिक अधिवेशन, वहां जाने के लिए सारी तैयारी थी। और उनके पुत्र पंडित लोकपति त्रिपाठी जी बीमार थे, जो उनके पंडित कमलापत त्रिपाठी के पत्रों का संग्रह बंदी की चेतना के रूप में छपा। उसमें पहली चिट्ठी जो नैनी सेंट्रल जेल से उन्होंने लिखी है, बड़ी मार्मिक चिट्ठी है, उसमें उस पूरी घटना का वर्णन लिखा है। और उन्होंने लिखा कि मैं जब बेटे के पास गया तो उन्होंने कहा, बाबू आपको जाना है, आप जाइए, अभी आप गए नहीं। तो बोले नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और वो काफी बीमार थे, लेकिन जब लोकपति जी ने जिद की तो फिर जाने के लिए तैयार हो गए। सामान तांगे में रखा गया और उन्होंने लिखा कि रास्ते भर स्टेशन पहुंचने तक द्वंद्व बना हुआ था कि जाए कि न जाए। और स्टेशन में जब तांगा एंटर करता है परिसर में, तो मन में निश्चय हो गया कि नहीं जाना चाहिए, यात्रा स्थगित कर दें, लौट चलते हैं। लेकिन जब वहां तांगा रुका तब तक एक कुली ने उनका सामान उठाया और दौड़ा, कहा पंडित जी आइए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। उसके पीछे भागे और जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, रेंग रही थी प्लेटफॉर्म पे। उसने एक डब्बे में उनका सामान फेंका और उन्हें ट्रेन में चढ़ा दिया। और पंडित जी कहते थे कि इस तरह से उस इतिहास की यात्रा में मैं सवार हो गया था। और वहां 8 अगस्त को जब बापू ने डू और डाई का नारा दिया, देश को, लोगों को कहा कि अब निर्णायक घड़ी आ गई है, करो या मरो। और अंग्रेजों को भी ललकार के कहा कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अब भागो, तुम्हारे भारत छोड़ के जाने का समय आ गया है। वहां उसी रात ये सब लोग लौट पड़े, लाल बहादुर शास्त्री, कमलापत त्रिपाठी, जगजीवन बाबू, ये सब लोग एक ही ट्रेन से लौट पड़े। उसी रात दिल्ली में, वहां बंबई में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। गांधी, नेहरू, सब बड़े नेता कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए गए। कई दिनों तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चला।
शास्त्री जी इलाहाबाद पहुंच के एक आध दिन बाद घर पे गिरफ्तार हुए। जगजीवन बाबू शायद आरा पहुंचे, या कुछ लोग कहते हैं कि मुगल सराय में ही गिरफ्तार हो गए, लेकिन पंडित कमलापत त्रिपाठी काशी नहीं पहुंच पाए। इलाहाबाद में जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए रिक्शे से मेन स्टेशन से रामबाग स्टेशन जा रहे थे, तो रास्ते में सजग खुफिया तंत्र ने उनको गिरफ्तार कर लिया और नैनी जेल में डाल दिया, क्योंकि जाने से पहले जो दहकते हुए अगर लेख उन्होंने लिखे थे, उससे बहुत सजग था खुफिया तंत्र की, वो बनारस न पहुंचने पाए और वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद कर दिए गए। उन अग्रलेखों का प्रभाव था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त क्रांति में सन 42 की आपको जितने शहीद स्मारक मिलेंगे उतने हिंदुस्तान के किसी दूसरे इलाके में नहीं मिलेंगे। हर जिले में और एक एक जिले में कई कई शहीद स्मारक आपको मिलेंगे। 6 महीना बीत गया नैनी सेंट्रल जेल में, घर को पता नहीं कि बाबू कहाँ है और उनको भी पता नहीं कि बेटा बचा या मर गया। एक दिन कैलाशनाथ काटजू ने बोला कि बड़े उदास क्यों रहते हो, तो अपनी व्यथा बताई और फिर कुछ उपक्रम उन्होंने किया और चिट्ठी बनारस में औरंगाबाद घर उनके पहुंची तो लोगों को हाल चाल पता चला और पंडित करुणापति त्रिपाठी जी लोकपति जी के साथ जाकर के उनसे मिले। बाद में आज अखबार के भी लोग मिले। तो इस तरह से देश फिर उसके बाद करीब लगभग 3-3.25 साल के बाद जब छूटते हैं और आगे का इतिहास, देश की आजादी कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हो इसका इतिहास है और 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन उससे पहले भारत की संविधान सभा बनती है। पंडित कमलापत त्रिपाठी ने जहां 70 साल का सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन जिया था, वहीं उन्होंने पूरे 50 साल का लगातार संसदीय जीवन भी जिया था। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1936 में जब विधानसभाओं के चुनाव घोषित हुए थे, तो 1936 का चुनाव उन्होंने चंदौली से लड़ा था और 1937 के शुरू में वो चुन लिए गए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए। चंदौली से उनका कोई वास्ता नहीं था, बनारस में रहते थे, लेकिन क्या जमाना था जब गुरुजी संपूर्णानंद जी बनारस में विराजमान है तो चेला टिकट कैसे मांग सकता है, बड़ा संकोच था। जवाहरलाल जी ने पूछा कि कमला तुमको चुनाव नहीं लड़ना है क्या? तो उन्होंने कहा गुरुजी मौजूद है तो मैं कैसे टिकट मांगू। तो उन्होंने कहा चंदौली से लड़ो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हार जाऊंगा, वहां रास्ते भी नहीं जानता हूं, कोई मैं जानता नहीं। तो बोले जीतने के लिए कौन भेज रहा है, जाओ चुनाव लड़ो, कांग्रेस का संदेश घर घर पहुंचाओ, हारो चाहे जीतो। तो उनका एक शर्त पर लड़ूंगा और शर्त ये थी कि आप जो जवाहरलाल जी जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हुआ करते थे आजादी के पहले भी कांग्रेस के, आप अपना चुनाव प्रचार अभियान मेरे निर्वाचन क्षेत्र से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा पक्का। और वो चुनाव में आए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन उतरे, सारे दिन सभाएं की उनके लिए, देर रात दानापुर के इलाके में गंगा के किनारे 10 बजे रात को पहुंचे, धूल धूसरित कच्ची सड़कें, और उस ठंडी रात में दिसंबर की उन्होंने गंगा में डुबकी लगा के स्नान किया और फिर नाव से गंगा पार करके इस पार आए और यज्ञ नारायण उपाध्याय जी के लिए चुनाव सभा की। वो चुनाव पंडित कमलापत त्रिपाठी जीते कठिन संघर्ष में, और वहां से उनकी संसदीय जीवन की यात्रा शुरू हुई। 1946 में फिर चुने गए उसी चंदौली चकिया के निर्वाचन क्षेत्र से, और फिर भारत की संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। काशी से वो अकेले व्यक्ति थे जो भारत की संविधान सभा के भी सदस्य थे। भारत की संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उनका अद्वितीय योगदान था। उस समय संविधान सभा में जो एक चौकड़ी कह लीजिए आप उसको, हिंदी समर्थक नेतृत्व मंडल जो था, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास, बाल चंद्र शर्मा नवीन और पंडित कमलापत त्रिपाठी, ये हिंदी की लॉबी थी। वहां राष्ट्रभाषा को लेकर के मतभेद था कि हिंदी या हिंदुस्तानी। गांधी जी और नेहरू जी, पटेल, ये सब लोग हिंदुस्तानी के पक्षधर थे कि देवनागरी ही लिपि हो, लेकिन भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित जो बोलचाल में प्रचलित है हिंदुस्तान में, वो भाषा हो।
इस जो प्रस्ताव संविधान सभा में जिस दिन पेश होना होता था, वो उससे एक दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल में उस पर बहस होती थी और बड़ा स्पष्ट मतभेद था संसदीय दल में। अंत में ये हुआ कि मतदान हो जाए, और जब मतदान हुआ तो खुला मतदान था और एक तरफ जवाहरलाल जी खड़े हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन दूसरी तरफ खड़े हो गए, और ये हुआ कि जो हिंदुस्तानी के पक्ष में है वो जवाहरलाल जी की तरफ खड़े हो जाए और जो हिंदी के पक्ष में है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की तरफ खड़े हो जाए। पंडित कमलापत त्रिपाठी को टंडन जी तक पहुंचने के लिए नेहरू जी के सामने से होके जाना था और आगे बढ़े तो उन्होंने टोका भी कि कमला तुम भी, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं मां की तरफ चला। और बाद में जब गिनती हुई तो केवल एक वोट हिंदी के पक्ष में ज्यादा था और उसके बाद दूसरे दिन जवाहरलाल जी ने संविधान सभा के सदन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से वो कहा करते थे कि अगर मैं कहीं द्वंद्व में जवाहरलाल जी के संकोच में रुक जाता तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनने से रुक जाती। हिंदी की में जो संविधान का रूपांतरण करने की समिति बनी थी उसके भी वो सदस्य थे और सबसे पहला हिंदी अनुवाद अगर कहीं छपा था भारत के संविधान का, नवनिर्मित संविधान का, तो वो काशी में छपा था और संसार अखबार में छपा था, जहां सन 42 के आंदोलन की जेल यात्रा से लौटने के बाद पंडित कमलापत त्रिपाठी उन दोनों संपादक हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सम्मान दिया था आज अखबार ने जब वो जेल में थे और वहां प्रिंट लाइन में छपता था उन दोनों आज अखबार में। परालकर जी छोड़ चुके थे आज अखबार और वहां छपता था पंडित कमलापत तिवारी शास्त्री, प्रधान संपादक पंडित कमलापत तिवारी शास्त्री ब्रैकेट में होता था जेल में। लेकिन जब वो निकले जेल से तो वहां रिसीव करने के लिए भी आज अखबार के लोग गए थे, लेकिन जब बनारस आए तो परालकर जी का संदेश मिला और गुरुदेव के यहां जब पहुंचे तो उन्होंने कहा आज में नहीं जाना है, संसार में रहना है। गुरु की आज्ञा का पालन करके संसार में चले गए। थोड़े दिन बाद फिर परालकर जी फिर आज में लौटने लग गए तो उन्होंने फिर जब उन्होंने आदेश किया तो त्रिपाठी जी ने मना कर दिया कि महाराज एक बार आपका आदेश मान लिया आपने। तो इस तरह से वो संसार अखबार में संपादक वो थे, वहीं सबसे पहले वो अनुवाद छपा संविधान का। नैनी सेंट्रल जेल में 2 प्रशस्त किताबें लिखी उन्होंने, बापू और मानवता और बापू और भारत। और बापू और मानवता पर उस समय का हिंदी ग्रंथ लेखन का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता था मंगला प्रसाद पारितोषिक, उस जमाने में 10,000 का पुरस्कार था, वो पुरस्कार पंडित कमलापत त्रिपाठी को मिला था। बापू और भारत भी संसार अखबार में क्रमशः छपा, बाद में पुस्तकाकार छपा था। और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद की जीवन यात्रा पंडित जी की शुरू होती है। वो संकल्प के धनी व्यक्ति थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। और संकल्प का धनी होने का संस्कार उनमें उनको नैसर्गिक रूप से मिला हुआ था। आजादी के लड़ाई के दौर में जब वो बंद थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो उस समय एक बार वो लौट करके घर आए थे पैरोल पर और पत्नी की बीमारी के नाते आए थे घर। पैरोल पे आने की इजाजत मिली थी और अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से जब मिले, वो बीमार थी, उन्होंने आम खाने की इच्छा जताई थी। टोकरा आया था आम का, शायद काशी नरेश के यहां से आया था, वो उन्होंने देखा था, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर आएंगे, छोटे भाई डॉक्टर थे कौशलपति त्रिपाठी जी, उनसे पूछ लेंगे, तब खाना नहीं तो हो सकता है नुकसान करे। और फिर मोहल्ले में लोगों से मिलने जुलने निकल गए, थोड़ी देर में हल्ला मचा और लौटे तो पता चला धर्मपत्नी का तिरोधान हो गया। और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों की, सबसे छोटे बच्चे मंगलापत त्रिपाठी जी केवल 1 साल के थे, बच्चों की चिंता स्वर्ग सिद्धार्थ की पत्नी ने व्यक्त की थी, तो उनको आश्वस्त किया था कि मैं हूं, क्यों चिंता करती हो। तो एक संकल्प लिया कि अब विवाह नहीं करेंगे और दूसरा संकल्प लिया कि कभी आम नहीं खाएंगे। ये संकल्प जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया।
घर के लोग चाहते थे कि विवाह हो जाए। उस जमाने में बड़ी सामान्य बात थी ऐसे जमींदार और रईस परिवारों में, संपन्न परिवारों में दूसरा विवाह इस उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में विधुर हो जाने पर। लेकिन मना कर दिया उन्होंने। परालकर जी से कहलवाया लोगों ने, तो परालकर जी ने समझाया, कहा भाई पत्नी के बिना असली कष्ट तो बुढ़ापे में होता है, मैं भुक्तभोगी हूं, कभी कभी इच्छा होती है कि गंगा में छलांग लगा दूं। तो कहा गुरुदेव, स्वर्ग सिधारती पत्नी को वचन दिया था, उससे भंग मत करवाओ आप। जिस दिन गंगा में छलांग लगाने का तय कर लेना, आप बुला लेना, गुरु शिष्य एक साथ डफरिन ब्रिज से छलांग लगा लेंगे गंगा पे। और उसके बाद बाकी बचे 54 वर्षों में ताजिंद की पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कभी आम नहीं खाया। एक बार इंदिरा जी ने अपने यहाँ उनको खाने पे बुला रखा था, और खाने के बाद अपने हाथ से काम काट करके जब उन्होंने परोसा और पंडित जी ने मना किया तो उन्हें नागवार लगा थोड़ा, लेकिन जब कारण बताया पंडित जी ने तो वो एकदम पानी पानी हो गई और उनको छोड़ने पोर्टिको तक गई। तब तक लगातार वो उनसे क्षमा याचना करती रही। तो इस तरह से व्यक्तिगत जीवन में इतने कठिन संकल्प जो जी सकता था, तो ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भी सिद्धांत, दल और नेतृत्व तीनों के प्रति एक निष्ठा के प्रतिमान पुरुष थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। 1952 का पहला आम चुनाव जब हुआ संविधान निर्माण के बाद, क्योंकि वो चाहते तो संसद में रह सकते थे संविधान निर्माण का काम पूरा होने के बाद, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत की आज्ञा पर फिर विधानसभा में लौट आए और फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। जीतने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री पंत जी के मंत्रिमंडल में 1952 में पहली बार बनाया गया। वहां से एक राजनीतिक प्रशासक के रूप में उनकी जीवन यात्रा शुरू होती है। कैबिनेट मंत्री हुए तो पीडब्ल्यूडी से अलग करके सिंचाई विभाग उनको मिला, सूचना विभाग उनको मिला। पुराने मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम से मिले पंत जी के कहने पर, उन्होंने इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई। पंत जी ने कहा कि पूर्वांचल में कुछ काम करा लो, क्योंकि यह माना जाता था कि पंडित जी से ज्यादा किसी को पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश के ज्ञान नहीं हो सकता। जहां सन 42 में जो एट्रोसिटीज हुई थी, जो दमन हुआ था पूर्वांचल के गांव गांव में, उसकी विस्तार से अपने संसार अखबार में छपी थी। उन्हीं को पढ़ करके पंडित कमलापत त्रिपाठी के साथ लंबी 20 दिन की पूर्वांचल की यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की थी। तो उस समय जब इंजीनियर्स के साथ मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि पूर्वांचल में कुछ भी संभव नहीं है, कोई पेरेनियल रिसोर्सेज नहीं है, ड्रेनिंग वगैरह को कुछ काम कराना हो तो करा लीजिए, वाटर लॉकिंग एरिया है, और जो मैप था इरिगेशन का उस पर शून्य था पूर्वांचल। पंडित कमलापत त्रिपाठी लौटे और पंत जी से कहा मेरा इस्तीफा ले लीजिए। उन्होंने कहा क्यों? बोले ऐसे तो हालात है। तो उन्होंने कहा जहां रास्ता न दिखाई दे रहा हो वहां भी रास्ता निकालो, इसी उम्मीद से तो तुम्हें बनाया गया। फिर एक सक्सेना जी चीफ इंजीनियर थे, उनको लेके घूमना शुरू किया और फिर सिलसिला शुरू हुआ। विंध्य पर्वत मालाओं को बांध करके बंधे बने, उनसे नहरें निकली, चंदौली, चकिया, चुनार, ये सब तहसीलें धान का कटोरा बन गई देखते देखते कुछ ही वर्षों में। सबसे पहले दोहरी घाट पंप कैनाल का काम शुरू किया। बाबा राघव दास ने उसके खिलाफ जमीन जाने का किसानों को मुद्दा बना करके आंदोलन शुरू किया, तो उनको मनाया। पक्की किनार पिलर्स पर बनी, सीमेंटेड, केवल इसलिए कि किसानों की जमीन कम से कम जाए। पंडित जी का संकल्प था कि वो आंदोलन तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते की तरह था, लेकिन हमारा पहला ही प्रोजेक्ट कहीं विफल न हो जाए। तो इस तरह से नारायणी कैनाल बनी, देवरिया की, गोरखपुर के तरफ के सारे बंधे बने, अपर गंगा, लोअर गंगा कैनाल, फिर बाद में शारदा सहायक की परियोजना, बुंदेलखंड में बेतवा वगैरह तमाम परियोजनाएं बनी। बाद में जो चकिया चंदौली की ये डैम बेस्ड कैनाल थी, उन सबको लिफ्ट कैनाल्स के साथ सप्लीमेंट किया। और इस तरह से पंडित कमलापत त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पानी का काम किया, सिंचाई का काम किया, उन्हें पानी का बादशाह कहा जाने लग गया। रिहंद की परियोजना रिजेक्ट हो गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान की टेक्निकल कमेटी से,
और पंत जी को लेकर के नेहरू जी से अपॉइंटमेंट मांगा और उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिला। तो एक इंजन वाले जहाज से लोग दिल्ली गए, उत्तर प्रदेश सरकार के नेहरू जी से मिले, तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, टेक्निकल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है कि कोई प्रॉफिटेबल जनरेशन संभव नहीं है रिहंद बनने से। तब पंडित कमलापत त्रिपाठी ने उनसे एक वाक्य का आर्गुमेंट किया था कि अगर लाभ और हानि के जोड़ घटाने पर ही विकास की योजनाएं बनेंगी तो फिर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या रह जाएगा। और गौर से देखा जवाहरलाल जी ने उनको, और फिर फोन में ला करके गुलजारी लाल नंदा जो योजना मंत्री थे उनको कहा कि भाई पंत जी आए हैं, कमला आए हैं, ये लोग आपके पास जा रहे हैं और रिहंद बनेगा। और उसके बाद रिहंद बना, जवाहरलाल जी ने आके उसका उद्घाटन किया। और रिहंद न होता तो आज हिंडाल्को नहीं होता, इतनी थर्मल यूनिट तो वहां नहीं होती, और आज नेशनल ग्रिड का जो सबसे बड़ा जनरेटिंग एरिया है बिजली का, जो ऊर्जांचल कहा जाता है, वो ऊर्जांचल नहीं बना होता। आज जो सारा स्वरूप है उसकी बुनियाद में उस इलाके का जो स्वरूप निखरा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, उसकी बुनियाद में रिहंद है। तो इस तरह से विकास की राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, 3000 किलोमीटर नहरें चंदौली में बन गई, चकिया में बन गई, 70% नहरों के साथ सड़कें सब अब पक्की हो चुकी हैं। और आश्चर्य करेगा आदमी जान करके कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी 1 डेसिमल जमीन के एक्वायरमेंट की कार्रवाई नहीं मिलेगी, चकबंदी भी नहीं हुई थी। जहां छड़ी घुमा दिया उन्होंने, वहां से नहर निकल गई। सबने माना कि पंडित जी बनवा रहे हैं तो हमारे हित के लिए ही कर रहे होंगे। ये विकास के नेतृत्व का की आभा, उसका आभा मंडल होता है, उसका प्रभाव होता है। एक साधा किसान उनके काफिले को हाथ सड़क के किनारे खड़े होकर देता था तो काफिला रुक जाता था सिंचाई मंत्री का। क्या पंडित जी मेरे गांव में नहर नहीं जाएगी? वही नक्शा सड़क पे फैल जाता था, भाई इधर से निकाल दो। वही घोषणा हो जाती थी कि किस दिन शिलान्यास होगा, शिलान्यास के दिन घोषणा हो जाती थी कि किस दिन उद्घाटन होगा। काम करने की ऐसी विलक्षण और कराने की ऐसी विलक्षण शैली। 56 दिन के अंदर वरुणा का ब्रिज, सिंचाई विभाग जो पुल बनाने का विभाग नहीं है, वरुणा का बिल जो पुल कज्जाकपुरी पुर के पास जो कनेक्ट करता है सारनाथ को, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होनी थी और बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आने थे। आईबी की रिपोर्ट थी कि एक और पुल वरुणा नदी पर होना चाहिए, और नदी का पुल 56 दिन में बनवा दिया। इंजीनियर से काम लेने का, काम करने वाले इंजीनियर्स की पहचान करने का और उनको प्रोत्साहित करके उनसे प्रोजेक्ट पूरा करा लेने का, ये राजनीतिक प्रशासक के रूप में महारत भरा कौशल पंडित कमलापत त्रिपाठी को हासिल था। और जब दिल्ली की सरकार में गए तो वहां भी यह कौशल उनका काम करता हुआ दिखाई देता है। रेल मंत्री के रूप में उनके कामों की छाप आज भी है। आज अभी भी किसी ने मुझे अभी बताया कि उनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था और उस अवधि के बारे में उन्होंने लिखा था, पंडित कमलापत त्रिपाठी की रेल काल की अवधि वस्तुता है कि वो रेलवे का सर्वोत्तम काल था। और उस समय जब रेल मंत्री वो बने तो 1 सप्ताह बाद रेल बजट आना था। ललित नारायण मिश्रा की हत्या के बाद अचानक रेल मंत्रालय का चार्ज मिल गया था। उससे पहले जहाज रानी और परिवहन मंत्री थे। बनारस का गंगा का जो दूसरा बाईपास का पुल है वो उसी समय शिलान्यास उसका करवाया था उन्होंने। दिल्ली में जो मुद्रिका सेवा वगैरह उसी समय उन्होंने शुरू कराई थी। लेकिन अचानक रेल मंत्री हो गए तो रेल के सारे अधिकारी देर रात में उनके बंगले पर 9 जनपद के आए रेल बजट लेकर के, और उन्होंने दिखाया और वो चाहते थे कि इस पे तत्काल हस्ताक्षर करिए, कल कैबिनेट पे चला जाए और उसके बाद इसको छपने में भी समय लगेगा। मैनुअल प्रिंटिंग होती थी उस जमाने में। फिर पंडित जी ने देखा, पसीना छूट गया उनको कि उसमें 25 करोड़ रुपए का घाटा था या 21 करोड़ रुपए का घाटा था। उस घाटा को पूरा करने के लिए रेल भाड़ा और माल भाड़ा दोनों बढ़ाया गया था।
उन्होंने कहा कि इसे आप लोग रख दो, आप लोग सवेरे 10 बजे आओ, तब मैं बात करूंगा। रात को उन्होंने पलटा तो पलटते पलटते उन्होंने देखा कि एक जगह 50 करोड़ रुपया इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है, बस उन्होंने बंद कर दिया। और सवेरे लोग आए तो टैग लगा हुआ था, उसे खोल करके उन्होंने पूछा कि ये क्या है। लोगों ने कहा साहब इमरजेंसी। तो उन्होंने कहा अगर इमरजेंसी रेल में कोई बम्बार्डमेंट मुगल सराय के यार्ड पे हो जाएगा तो इमरजेंसी आपकी होगी या नेशन की होगी पूरे। सब लोग आवाज चुप। उन्होंने उस 50 करोड़ को वहां काटा, 10 करोड़ वहां रख दिया, 40 करोड़ रुपया हाथ में आ गया, घाटा खत्म हो गया, बढ़ा रेल किराया हटा दिया और बजट जो घाटे का बजट था वो मुनाफे के बजट पे कन्वर्ट हो गया। और पहली बार 11 या 12 साल के अंतराल पर कोई रेल मंत्री संसद में मुनाफे का बजट लेकर के, अत्यंत लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी बजट लेकर के, बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से भरा हुआ बजट लेकर के प्रस्तुत हुआ। और उस समय जब उनका दौर था सन 75 का 76 का, तो रेल अगर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती थी तो आलम यह था कि लोग अपनी घड़ी ठीक कर लिया करते थे कि हो सकता है घड़ी टाइम गलत बता रही हो, रेल तो समय पे आएगी। ये एक्यूरेसी और ये पंक्चुअलिटी थी रेलवे के फंक्शनिंग में। तो एक कुशल राजनीतिक प्रशासक थे, एक कुशल संसदविद थे वो। उनकी संसदज्ञता का एक बार हम लोग जब यहाँ उनके जन्मदिन की स्मारिकाएं छापते थे तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संदेश भेजा था, जो संदेश नहीं एक छोटा लेख कहा जा सकता है, उसे पहले ही लेख के रूप में एक पेज के हम लोगों ने छापा था। वो विदेश मंत्री थे अटल जी, और बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों में उन्हें फार्मोसा पे जब चीन ने अटैक कर दिया था, चीन की अपनी यात्रा बीच में रद्द करके लौटना पड़ा था और संसद में बड़ा हंगामा था। और एक पूर्वांचल के ही सांसद राज्यसभा में उनसे जोर जोर से इस्तीफा मांग रहे थे। थोड़ा आवेश आ गया अटल जी जैसे सधे हुए संसदविद को, और उन्होंने कहा कि आपके कहने से इस्तीफा नहीं दूंगा, आपके नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी सामने बैठे हैं, ये इस्तीफा मांगे अभी दे दूंगा। वो सांसद बैठ गए, सबकी निगाहें पंडित जी की तरफ, और वो एकदम स्थितप्रज्ञ चुपचाप शांत बैठे रहे। बात वहीं खत्म हो गई। बाद में लॉबी में जब पंडित जी दिखाई दिए तो अटल जी उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहा कि पंडित जी आज तो आपने बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्तीफा मांग देता तो क्या करते? का तब तो देना पड़ता। तो कहा एक बात मेरी भी नोट कर लो, अच्छे संसदविद हो आप, अच्छे संसदज्ञ हो, फिर भी उम्र में बड़ा हूं, तो एक नसीहत मेरी नोट आप कर लो कि कभी भी संसदीय व्यवहार उत्तेजना में नहीं किया जाता। विपक्ष का आदमी इस्तीफा नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा? अगर वो इस्तीफा मांग ही रहे थे तो आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि पंडित कमलापत त्रिपाठी मांगे तो मैं दे दूंगा। तो इस तरह से बहुत सदे हुए एक संसदविद का जीवन पूरे 20 साल का 50 साल का 5 दशक का लंबा उनका संसदीय जीवन था, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और मर्यादाओं को हर जगह निभाने के कायल थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। उनके जीवन का जो सबसे कठिन और प्रतिष्ठापरक आम चुनाव था वो 1980 का आम चुनाव था, जब राजनारायण जी और उनके बीच चुनाव हो गया। राजनारायण जी की शायद बहुत गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पंडित जी से पूछा था तो इन्होंने कहा था मैं राज्यसभा में हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन जब कांग्रेस ने पंडित कमलापत त्रिपाठी की उम्मीदवारी घोषित कर दी तो राजनारायण जी पहले से पर्चा भर चुके थे, और दोनों के बीच वो संघर्ष जो हुआ वो किस मर्यादा के साथ चुनाव लड़ा जाता है। बनारस के वो जो दोनों वीवीआईपी थे उनके चुनाव का वो संघर्ष उसकी नजीर है, और उसकी नजीरें आज भी तैरती रहती हैं बनारस के राजनीतिक माहौल में, और वो नजीरें सुनाई जाती हैं कि रास्ते में चुनाव प्रचार के दरमियान कोई कभी मिल जाते हैं वो लोग तो पंडित कमलापत त्रिपाठी से कि गुरुदेव आप तो नाश्ता करके निकले होंगे, मैं ऐसे ही निकल पड़ा हूं, पहले कुछ नाश्ते का प्रबंध करवाइए। नाश्ते का पैसा लेते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवाने का पैसा लेते हैं। पंडित जी बड़े थे और वो हंस करके वैसा करते हैं। तो इस तरह से मर्यादाओं का निर्वाह
पक्ष विपक्ष सबके साथ मर्यादित संबंधों के निर्वाह का महारथ हासिल था पंडित कमलापत त्रिपाठी को, और एक दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ थे वो। गांधी के चेले थे। जैसे नब्ज पहचानी जाती है, जनमत की, जनता की नब्ज पहचानने के पारखी राजनेता थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। सन 88 में उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखवाई और फिर रिलीज भी मुझसे करवाया। दिल्ली से एक शब्द का तार भेजा था, रिलीज उसे मेरे पास रखवा के गए थे, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में भारत में उभरते हुए फासिस्ट खतरे का संकेत किया था, और उसके लिए युग धर्म बताते हुए कांग्रेस और वामपंथी शक्तियों के बीच तालमेल और समझौते की वकालत की थी। कांग्रेस के नेतृत्व और वामपंथ के नेतृत्व में उन्हें उनके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन जो खतरा उन्होंने बताया था वो खतरा फलीभूत हुआ, साकार हुआ, गहराया, और एक दौर आया 2004 में जब मजबूर करके वही समझौता हुआ जिसे करने के लिए 18-20 साल पहले पंडित कमलापत त्रिपाठी ने सुझाया था कि जो फासिस्ट खतरे उभर रहे हैं उसका निषेध करने के लिए ये युग धर्म है। वो मानते थे कि कांग्रेस एक मध्यमार्गी विचारधारा का दल है जिसकी रुझान वाम पक्ष की तरफ है, वामपंथ की तरफ है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, लेकिन वो मध्यमार्गी दल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक दोनों तरफ के अतिवाद से बचते हुए मध्य मार्ग पर चलने वाली उसकी विचारधारा है। उसके जो बुनियादी मूल्य थे कांग्रेस के, राष्ट्रवाद के, लोकतंत्रवाद के, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरवाद के और समाजवाद के, क्योंकि समाजवाद से तो उनका गहरा नाता था। भारतीय समाजवादी आंदोलन कांग्रेस के गर्भ से ही फूटा था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाने का चिंतन काशी विद्यापीठ से शुरू हुआ था। उसकी आरंभिक गोष्ठियां काशी विद्यापीठ में होती थीं, आचार्य नरेंद्र देव के घर पर, और वहां जो लोग इकट्ठा होते थे, लोहिया जी वगैरह सब आते थे, राजा राम शास्त्री, संपूर्णानंद जी, आचार्य नरेंद्र देव जी की यहाँ सारी मंडली, यूसुफ मेहर अली, ये सब लोग जुटते थे, और उसमें पंडित कमलापत त्रिपाठी और विश्वनाथ शर्मा जैसे लोग भी थे जो नौजवान थे। तो इस तरह से संस्थापक चेतना भारत के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो भारतीय समाजवादी आंदोलन और उसका जो चिंतन है उससे वो जुड़े हुए थे। काशी विद्यापीठ अगर राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकर्ताओं की नर्सरी था तो वो राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिकी और विशेष करके भारतीय समाजवाद की वैचारिक कार्यशाला भी था, जहां आचार्य नरेंद्र देव ने बुद्धिज्म से समाजवाद तक की विचार यात्रा की थी, तो संपूर्णानंद जी ने वेदांत से समाजवाद की, और पंडित कमलापत त्रिपाठी ने गांधीवाद से समाजवाद तक की विचार यात्रा की थी। तो वो एक समाजवादी रुझान वाले व्यक्ति थे और अपने इस सारी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं को उन्होंने पूरी शिद्दत से ताजिंदगी जीने का काम किया। कभी उस पर कोई कंप्रोमाइज करने का भाव और उसकी मंशा कभी उनके व्यक्तित्व में नहीं झलकी। तो सिद्धांतों के साथ और दल के साथ और दल के नेतृत्व के साथ एक निष्ठा जीने के प्रतिमान पुरुष थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। सेकुलर तकाजे पे आज राम जन्मभूमि के मामले में उनका जो स्टैंड था, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश, जो आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसके आधार पर कर सकते हैं और करने की कोशिश भी जो विरोधी शक्तियां हैं वो करती हैं। इस तरह की कोशिशें, इस तरह के स्वर सुनाई देते हैं कि वो स्टैंड उनका गलत था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि इस समय भी कोर्ट के 2 फैसले आए हुए हैं। एक फैसला तो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पक्ष में आया, और उससे पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो था वो एक आपराधिक कृत्य था, और पंडित कमलापत त्रिपाठी का जो स्टैंड था उस डिमोलिशन की मुहिम के खिलाफ था। जब उन्होंने कहा था कि उस पर गिरने वाला पहला फावड़ा मेरी गर्दन पर गिरेगा, और कांग्रेस से अपील की थी कि पूरी कांग्रेस को
कतारबद्ध होकर के उसके नेतृत्व को वहां अयोध्या में खड़ा होना चाहिए ऐसी मुहिम के विरुद्ध। तो बहुत क्लियरिटी है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो एक संवैधानिक लोकतंत्र में हर किसी को मानना चाहिए, लेकिन उस समय कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। और जो मुहिम थी डिमोलिशन की, वो कहीं न कहीं जो समाज का और राष्ट्र को जोड़ने वाला, आधुनिक भारत के निर्माण का, आधुनिक भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र का जो सेकुलर ताना बाना था, उसे आहत करता था, उसे तोड़ता था। इसलिए उसके विरुद्ध पंडित कमलापति त्रिपाठी खड़े हुए थे। तो इस तरह से जो बुनियादी मूल्य कांग्रेस के थे, उनके प्रति एक प्रतिबद्धता उन्होंने ताजिंदगी जी थी, और उसकी चेतना को कम्युनिकेट करके जाने की प्रतिबद्धता भी उनमें थी। अंत में मैं केवल एक संस्मरण के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि जब उन्हें बाद के दिनों में शरीर शिथिल हो गया था, अस्वस्थताएं भी अक्सर हो जाती थी, तब भी हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो वो अक्सर कहते थे, घर में पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, सांसद श्रीमती चंदा त्रिपाठी जी थी, वो मना करती थी, वो इस बात को जानते भी थे, लेकिन वो हम लोग से कहते थे कि उन लोगों की डांट सुन लेना, लेकिन कहीं हम लोग के कार्यक्रम कुछ लगा लिया करो, चंदौली वगैरह कहीं कभी बैठ के गाड़ी में जितने उनके निर्माण की परियोजनाएं थी उन सबको देखा करते थे। और कभी चंदौली की नहरों पर यूं ही गाड़ी दौड़ाया करके फिर लौट आया करते थे। कभी बनारस के जो तमाम उनके द्वारा निर्मित परियोजनाएं थी उनको देख करके लौट आते थे। हमेशा घर पर भी बैठते थे तो खुला दरबार रहता था, कोई आवे तो सबके लिए एक रिकमेंडेशन लिख दो, एक चिट्ठी लिख दो, ये भाव रहता था। तो कहते थे कि मैं 14 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गया, 15 वर्ष की उम्र में जेल चला गया, जब मैंने होश संभाला तब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, लोगों के बीच रहा हूं। मछली को पानी से बाहर जैसे कर दोगे तो तड़प के मर जाएगी, हमें अगर सार्वजनिक जीवन से लोगों के बीच से काट दिया जाएगा तो मैं तो तड़प के मर जाऊंगा। तो इसलिए ऐसी एक यात्रा के बाद वो दिल्ली लौटे, और संयोग से उसके बाद खबर भी आई कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर पता चला कि 15 साल पहले जो कैंसर उनका ठीक हो गया था वो फिर से उभर गया है। और ये भी खबर छपी थी कि वो अमेरिका जाने वाले हैं उसके इलाज के लिए। कभी विदेश यात्रा नहीं की थी पंडित कमलापति त्रिपाठी ने। मैं दूसरे दिन सवेरे ही निकला ट्रेन से और शाम को वहां पहुंचा, और उनके शयन कक्ष में वही बैठे थे, वहीं कुछ विशिष्ट लोग आते थे तो उनको बुलवा के मिल लेते थे। मैं गया तो मैं उनके कक्ष में जाके उनके पास बैठ गया। जब वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल अकेले हमारे साथ हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, किसी से कहना मत, मैं कल जाऊंगा नहीं। मैंने कहा सारी तैयारी है? बोले हाँ, अभी किसी से मत कह। और फिर उनके एक ईश्वर है राजपाल एंड सन्स के, जो उनकी आखिरी किताब स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद जो धर्मयुग में आधे लेख उनके छपे थे, और वहां गणेश मंत्री आ गए थे, धर्मवीर भारती के कहने पर छपे थे, जो संपादक थे धर्मयुग के, वो लिखे थे उन्होंने, लेकिन संपादक बदल गए और फिर बाकी के लेख नहीं छपे और उनको लौटा दिए गए थे। वो पुस्तकाकार राजपाल एंड सन्स दिल्ली से छपी थी, और उसके मैनेजर आए हुए थे ईश्वर चंद जी। उन्होंने उनसे कहा कि ईश्वर चंद जी, आपने मेरी किताब का दूसरा संस्करण नहीं छापा। तो उन्होंने कहा, पंडित जी पिछले 3 साल की घटनाएं उसमें नहीं है, मैं चाहता हूं 2-4 चैप्टर आप और लिख दें, तो उसके बाद फिर उसको छाप देंगे। आजकल तो 1 हफ्ते में किताब छप जाती है। मुझे बड़ा विचित्र एक प्रतिक्रिया हुई कि एक ऐसा आदमी है, कैंसर है, मौत के नजदीक है, और ये कह रहा कि 4 चैप्टर आप लिख दो। लेकिन मैं चुप रहा। 2-1 मिनट बाद उन्होंने कहा कि आप पंडित जी बोले कि आपने अच्छा प्रस्ताव किया है और अच्छे समय पे किया है। मेरा परिचय कराया और कहा कि मेरे भाव मेरे शब्दों में ये लिखने में समर्थ हैं, ये चाहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं बिल्कुल भावुक हो गया और मैंने कहा, मुझे आप आदेश करिए बाबू। तो उन्होंने कहा, बेटे ये 4 चैप्टर बना दो। दूसरे दिन जब मैं वहां से निकला तो पेट मेरा फूल रहा था कि
कल जाएंगे नहीं, इतनी बड़ी बात मेरे पेट पे थी, किसी को बतानी नहीं थी, मैं तो जहां रुकना था वहां चला गया। और दूसरे दिन दोपहर में आया तो पता चला कि राष्ट्रपति वेंकट रमन आए थे, लगता है उनको अपने मन की बात उन्होंने कही होगी, उनके हस्तक्षेप पे वो रुके। मुझसे भी यही उन्होंने कहा था कि पंडित कमलापत त्रिपाठी सनातनी पंडित है काशी के। मैं जीवन में अनेक अवसर मिले, मैंने कभी विदेश यात्रा नहीं की है। अब कमलापति मरने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे, बागुना गया मर गया, श्रीकांत वर्मा गया मर गया, कमलापति मरने के लिए वहां नहीं जाएंगे। अब काशी चलूंगा, वहीं प्राण छोड़ूंगा, मैं अपने जीवन से परम संतुष्ट हूं। और जब मैं आया तो पता चला उनकी यात्रा स्थगित हो गई है दूसरे दिन। फिर मुझे उन्होंने बताया कि क्या क्या 4 चैप्टर्स बनाने हैं। कहीं रुक करके फरीदाबाद में मैंने 5 दिन में वो 4 चैप्टर्स लिखे। और अखबारों से भी पता चला कि वो 18 तारीख को मद्रास जाएंगे, जहां वेंकट रमन जी ने व्यवस्था की है उनका चेकअप होगा। मैं उनके पास जब 5 दिन बाद लौटा, वो चैप्टर्स पढ़ के मैंने उनको सुनाए। 4 में 3 चैप्टर्स तो उन्होंने तुरंत ओके कर दिए। एक चैप्टर शायद अंजलि त्रिपाठी जी आज भी मुझे सुन रही होंगी, वो साक्षी हैं इसकी। एक चैप्टर मुझे 3 दिन रह करके शायद 4 बार रीराइट करना पड़ा, और हाथ से ही लिखते थे बैठ करके वहीं हम दिन भर। बड़ा माइन्यूट डिफरेंस आता था, वो पूरी तरह सहमत नहीं हो रहे थे। चौथी बार में उन्होंने कहा कि नहीं अब ठीक है, ये अब परफेक्ट है। और वो चैप्टर क्या था? कांग्रेस संस्कृति क्या है। एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में तुरंत ये भाव उपजा कि मुझे सुकरात याद आए। सुकरात को मृत्युदंड राज्य से प्राप्त हुआ था, और मृत्युदंड भी कैसा, जहर पी करके मरने का। और वो जहर का पान करने के बाद मृत्यु का वर्ण कर रहे थे सुकरात महादार्शनिक। मृत्यु आ रही थी, उसकी अनुभूतियां हो रही थी, और मृत्यु की अनुभूतियों से उपजे हुई उसकी मृत्यु की दार्शनिकता पर वो जीवन के अंतिम क्षणों तक सुकरात अपने शिष्यों का क्लास ले रहा था और उस दार्शनिकता का बखान उनको कर रहा था। मैं एकदम, मेरे मन में यही भाव आया कि तो सुकरात जैसा स्वरूप है कि आदमी मरने के सन्निकट है, लेकिन बता के जाना चाहता है कांग्रेस के लोगों को कि कांग्रेस का कल्चर क्या है, कांग्रेस की संस्कृति क्या है, उसके बुनियादी मूल्य क्या है, उसके बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो ऐसे ऋषितुल्य राजनेता पंडित कमलापत त्रिपाठी, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष में एक अच्छी मुहिम राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ भी खड़ी की थी, और कहा था, जोर देके कहा था कि जिस तरह से ये राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है, उसके चलते कहीं ये लोकतंत्र जो जनता के द्वारा जनता के लिए है, ये अपराधियों के द्वारा अपराधियों के लिए तंत्र में न कन्वर्ट हो जाए, मुझे इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है। तो जीवन भर जिसने लोकतंत्र की अपनी प्रतिबद्धता जी, और अंत में 9/10 अक्टूबर की रात को 1990 में उन्होंने अपना प्राण छोड़ा इसी काशी में, उनका तिरोधान हुआ। और 10 अक्टूबर को उनकी अंतिम यात्रा काशी के इतिहास की ऐतिहासिक अंतिम यात्रा है, जिसमें 5-6 लाख लोग उनके साथ थे। माननीय राजीव गांधी जी भी थे, वो उससे पहले भी काशी आए केवल उनको देखने के लिए। लगता था पूरी काशी, पूरा पूर्वांचल टूट पड़ा है। और उस समय नजीर बनारसी जी ने लिखा था उनकी उस महाप्रयाण पर कि हम जीते जी किसी को अपना न बना सके, कमलापति मरकर भी उठे इंसानी सैलाब के साथ, काशी के अजीम बरहमन की वो अंतिम बारात थी जो शान से उठी थी 5 लाख आदमी के साथ। ऐसे ऋषितुल्य राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, जनप्रतिनिधि और एक संसदविद के रूप में
जो एक प्रेरक प्रतिमान आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्वजनिक जीवन का हो सकता है, उन्हें मैं एक बार अंत में उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।